मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था और गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको ये बताया था कि दो सेल होते हैं। हाफ सेल जिसके अंदर जो डायग्राम जो था कुछ इस प्रकार से बना था, है ना। ये देखो, इसमें इलेक्ट्रोड भरे हुए थे, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का है, ये वाला जिंक का है, और इसके अंदर आपने ZnSO4 भरा था और इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था, और फिर आपने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया इस प्रकार से। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो ये जो था वो कल का टॉपिक था, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने ये भी सीखा था कि जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो ये कैथोड है इसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये तो सीखा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये सिंगल इलेक्ट्रोड जो है, इस वाला, इस इलेक्ट्रोड पर कितना पोटेंशियल होता है, कितना चार्ज होता है, और उसी को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे किया जाता है और सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए भाई, कल हमने जो सेल बनाया था, मैं उसको एक बार सिंगल इलेक्ट्रोड सिंगल सेल को मैं यहाँ ड्रॉ किया मैंने। तो यहाँ इसके अंदर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, कौन सा, इसके अंदर ZnSO4 हमने भरा था कल, ठीक है। उसी सेल को अपन एज ए एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला है तो इसमें सिंगल, और इधर वाले में, राइट वाले में आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया था। ये इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक का है, Zn इलेक्ट्रोड है। अब देखो भाई, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन क्या चल रही है, जिंक जो है वो किस में बदल रहा है, Zn+2 में बदल रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ये जो है वो दे रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए ये सॉलिड है, ये वाला, ये सॉलिड जिंक जो है किसमें बदल रहा है, Zn+2 में, यानी कि इसके अंदर Zn+2 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 जो है वो आयंस जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस आर इंक्रीजेस। तो देखिए, जब ये सॉलिड इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरीके से जब इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड में बदलता जाएगा, तो फाइनली कुछ इस प्रकार से ये रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन मास ऑफ सॉलिड जिंक विल बी डिक्रीज। ये तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर यहां पर किसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई है, Zn+2 आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। बेसिकली यहाँ पे था कौन सा चार्ज, नेगेटिव था। तो मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोड पर और इस सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि चार्ज में डिफरेंस आ रहा है। इसको हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इधर से ये ऐसे होके जाते हैं, और इस सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रोड पर जनरेट हुआ।
इस इलेक्ट्रोड पर जनरेट हुआ, इसलिए इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? दूसरी बात, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर हुआ और इस इलेक्ट्रोड का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि किस वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रोड पे ये जनरेट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे। बात क्लियर हुई? सेम इस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इसमें कौन है, यहां पर ये देखो, यहां पर इसमें कॉपर है और हमने इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कर दिया था, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। जब सेल की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर से, ठीक है, और उनको ये रिसीव करता है कॉपर। तो कॉपर जो है, यहां पर कॉपर +2 आयन प्रेजेंट है और ये कॉपर +2 आयन कहां से आए हैं, ये कॉपर सल्फेट के कारण आ गए। तो कॉपर सल्फेट के कारण ये कभी आ गए, तो कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। ओके, अब कॉपर में बदला, तो कॉपर में सॉलिड में ये बदला, इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी और इस पर क्या होता जाएगा, सॉलिड जो है वो जमा होता जाएगा, है ना, सॉलिड जमा होता जाएगा। इस प्रकार से सॉलिड जब इस पर जमा होता जाएगा और इसके उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके ऊपर और इधर से क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयंस जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इस इलेक्ट्रोड पर भी क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो यहां पोटेंशियल बनेगा, उस पोटेंशियल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रोड पर जनरेट हो रहा है। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो फिर हम इस पोटेंशियल को क्या कह देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह देंगे और रिडक्शन हाफ सेल पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये बनते हैं। अब देखो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उनका एप्लीकेशन है, मतलब उसका अपने को इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या रोल है। तो देखो एक होता है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जब हम सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है इस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और इधर वाले पे रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक अपना कौन सा आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ किसको कहते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल is known as electromotive force। क्लियर? चलिए फार्मूला लिखते हैं। देखो सेल का ईएमएफ जो है उसको हम ई सेल कह देंगे, ई सेल। ओके, तो देखो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो एनोड का ऑक्सीडेशन जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E यहां पे क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि
एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता है। या फिर हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ई रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर, तो ई एनोड हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई आर माइनस ई एल, आर फॉर राइट और ई फॉर एल। लेफ्ट साइड में एनोड होता है और राइट साइड में कैथोड होता है, तो आर ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट होगा। अब आगे जो भी क्वेश्चन आपको आएगा जिसके अंदर ये पूछा गया हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका ये सिंगल फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ये वाला है, और मेरा मानना है कि अगर आपको ये याद रहेगा, ये वाला याद रखोगे तो सारे याद हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि राइट और लेफ्ट याद रखना होता है। उसके बाद में तो अपने को पता ही है कि ऑक्सीडेशन कहां होगा और रिडक्शन कहां होगा, वो सब अपन बता सकते हैं। तो ईएमएफ के बारे में बात समझ में आ गई होगी। ईएमएफ होता क्या है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल जो है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बनता है वो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उनका कैसे उसको फाइंड आउट, कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट उसका मेथड नहीं है। हम किसी भी सेल का ईएमएफ तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट उसकी वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिर इसका पैटर्न क्या है, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन या मेजरमेंट होगा। तो देखिए कैसे होगा। इसमें आपको याद रखना है कि भी जब भी हमने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो हम उसके साथ एक दूसरा इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को पहले से पता हो। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पहले से पता होगा तो उसको हमने जो है सेल में जोड़ देना है। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, देखो भाई, सेल का ईएमएफ जो है उसका फार्मूला ई सेल इज इक्वल टू, आपको पता ही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मान लिया कि हमने ई कैथोड कैलकुलेट करना है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो क्या फार्मूला कैसे बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब कोई सोचेगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से फिर क्या होगा, मतलब हमने एनोड जो था उसको तो निकाल दिया वहां से, और हमने एनोड की जगह एनोड की ही तरह वर्क करने वाला, मतलब उस पे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन हमने दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दिया है। और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को पहले से पता होगा। ठीक, यहां मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। क्लियर? तो देखना एक बार, अगर इसका आपको वैल्यू पता हो ईएमएफ की, इसकी वैल्यू पता हो तो फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपने एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो बनेगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई एस एच ई, यानी कि हमने यहां जोड़ दिया, इसको कैथोड की फॉर्म में जोड़ दिया, और एनोड वाले को कैलकुलेट कर लेंगे।
बात क्लियर हुई? तो SH को यहां जोड़ देंगे और एनोड जो है वो ऑलरेडी है ही वहां पर, इनको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो इसका भी आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। एज्यूम करा हुआ है ऐसे, एज्यूम तो 0 मान लिया जाता है इसको। तो उससे क्या होगा कि सेल का ईएमएफ आपको पता है, इलेक्ट्रोड जिसका भी आपने कैलकुलेट करना है उसको कर सकते हो, दूसरे वाले को 0 मान लेना है। ठीक? जो SHE है, SHE है, आपने देखा हमने इसको एनोड पे भी जोड़ दिया, यानी कि एनोड के फॉर्म में भी जोड़ दिया, और इसको हमने कैथोड के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। तो SHE के बाद में ये याद रखना है आपको कि ये एनोड की तरह भी वर्क करता है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना उसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। भाई एनोड की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ऑक्सीडेशन होगा उसमें, और कैथोड की तरह वर्क करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर रिडक्शन भी हो सकता है। तो दोनों ही रिएक्शन जो है इस इलेक्ट्रोड के अंदर होती है, और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, एनोड की तरह भी वर्क जो है इसको यूज कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? तो वो पोटेंशियल डिफरेंस। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसका वर्क कैसे करता है, मतलब कि इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू।